नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 10 अक्टूबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, दिल्ली पुलिस का जो सॉल्यूशन चल रहा था, नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 की राशि उधार ली। एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, टाइम कितना हो गया? एक वर्ष हो गया। अब अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीने की एक वर्ष में कैसे ले बनेंगी? दो, यानी कि अल्टीमेटली हमें 2 साल पे काम करना है। रेट हमारी देखो वार्षिक दी गई थी 10%, लेकिन अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक 5% रेट हो जाएगी। समझ में आ गई? हमें क्या निकालना था? ब्याज निकालना था। तुम्हें फार्मूला पता है ना? अगर 2 साल के लिए तुम्हें इफेक्टिव रेट चाहिए ना, तो ए प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100। यहाँ पर ए और बी दोनों बराबर है, यानी कि 5 प्लस का 5 प्लस का 5 गुणे 5/100। ये लिखना नहीं होता है, ये सब कैलकुलेशन दिमाग में हो जाती है। तो 10 प्लस 55 25 यानी कि 0.25, यानी कि 10.25%। यानी कि 8,000 का हम 10.25 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये हटाएंगे तो एक पॉइंट इधर चला गया। फिर देखो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, यानी कि 820 रुपए का ब्याज मिलेगा। कैलकुलेशन में कुछ नहीं था, केवल तुम्हें दिमाग में रखना था आधे आधे वर्ष के दो बनेंगे पीरियड। 10% का 5 हो गया, 5 का अगर इफेक्टिव निकालेंगे 10.25। 8,000 का मतलब कुछ भी नहीं करना था तुम्हें। 10.25 अगर ओरल आ भी गया तो 8 का गुणा कर देना था बस। 8 पन्ने 40 करते, 8 दूनी 16 4 20 हो जाता, और फिर 8 एकम 8 हो जाता। 820 या 8200 किस में लिखा हो दिख रहा है? केवल एक ही में दिख रहा है। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। इसमें अलग अलग नहीं लिखा होता, जैसे ऑप्शन अगर दिए होते 82 दिया होता, 8200 दिया होता, फिर 820 दिया ही हुआ है, फिर 8.2 दिया होता, तब तुम्हें एग्जैक्ट निकालना पड़ता है। अलग अलग दिए हुए हैं ना, तो बिल्कुल नहीं, टेंशन फ्री रहो, आगे बढ़ो। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये तो काफ़ी इजी है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 32 दूनी 64 और 6 कितना हो गया? 70 आ गया। यहाँ से करेंगे, ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 पंजे 105 हो गया, प्लस का 70 माइनस का 10 हो गया। इससे माइनस का 10 करेंगे, 60 बच गया, इसमें 60 जोड़ देंगे, 165 आंसर। अगला सवाल, यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 86 दिनों में कर सकते हैं, तो 14 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे? देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है 6 पुरुष बराबर हैं 8 महिलाएं, यानी कि पी अपॉन एम करेंगे तो 2 चौकू 8, 2 3 6 हो गया। ये क्या आ गया? ये आ गई इफिशियंसी। अब टोटल काम निकाल लें, किसके बिहाफ पे निकालना चाहते हो? जैसे अगर आदमी के उससे करना चाहते हो तो आदमी इतना काम करेंगे। कई आदमी थे? 6 आदमी थे। 6 आदमी 4 की इफिशियंसी से इतने दिन में ये टोटल काम आ गया। अब 14 पुरुष, यानी कि 14 पुरुष, इफिशियंसी कितनी है? 4 है। फिर प्लस 10 महिलाएं, इफिशियंसी कितनी है? या तो देखो महिलाओं को उसी में चेंज कर लो जिसमें आदमी को बनाना, नहीं तो ऐसे ही कर लो, गुणा कर देंगे 3। तो 14 चौकू 56 हो गया, और 10 तियाँ 30 हो गया। टोटल कितना आ गया? 6 5 3 8 हो गया, यानी कि बटे 86 करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना, 86 डेज दिया हुआ था। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 6 चौक 24, आंसर आ जाएगा। बहुत सरल सवाल होते हैं। अगर जैसे कोई भी टाइम लगता है ना सवाल में, तो कोशिश किया करो कि कैसे उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसके स्टेप्स कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक्स वाई जेड एक कार को क्रमशः 10 दिन 20 दिन 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स वाई और जेड की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में काम करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखो सिंपल सी, एक्स वाई और जेड 10 20 और 30, इनका एलसीएम 60 हो गया। इफिशियंसी 6 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई। ठीक है, इफिशियंसी निकल आई। अब हम क्या करते हैं, उसने जो बताया उस पर हम काम करते हैं। पहले दिन तो एक्स ने काम किया होगा, फिर अगले दिन तीनों मिलकर किए होंगे। अब यहाँ से निकालेंगे, ये कितना करेगा? 6 करेगा, ये 6 3 9 2 11 करेंगे, यानी कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 17 हो रहा है 2 दिन में। समझ गए ना कि 2 दिन में हो रहा है कितना? 17 काम हो रहा है 2 डेज में। तो अगर 60 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 तियाँ 51 हो गया, यानी कि 3 दिन आया, लेकिन काम अभी 9 बच गया है। ठीक है, और इसमें 2 का गुणा करना पड़े क्योंकि 2 डेज का काम, यानी कि 6 दिन का काम हो चुका है। फिर देखो किसका नंबर आएगा? एक्स का नंबर आया, उसने कर दिया काम। फिर काम बचा कितना? 3, एक दिन का काम और हो गया। किसने किया? एक्स ने। अब ये काम ये तीनों मिलके करेंगे, बटे कर देंगे 11, यानी कि इनको और इसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 से 3/11। अगला सवाल कह रहा है 2019 और 2020 में औसत फल फसल उत्पादन के बीच अंतर क्या हुआ? सिंपल सी बात है, सबको जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले 2019 वालों को लेते हैं। यहाँ से देखो सब में 0 है, लास्ट में बिल्कुल 0 है, लिख दो। फिर देखो 8 9 8 17, 17 और 5 22 हो गया, 22 और 6 28 हो गया,
28 से 34, 34 और 5 कितना हो गया 39 के 9 हासिल लगा 3 हो गया। 16 3 19 हो गया, 19 और 9 कितना हो गया 28, 28 और 8 कितना हो गया 36, 36 और 14 50 हो गया, 50 और 7 57 हो गया, 57 और 11 68 हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में लेते हैं, दूसरा वाला 2020 के लिए हमें लेना पड़ेगा, तो 2020 के लिए सब में जीरो है, बिल्कुल 2020 वाले में सब में जीरो था लास्ट में। बाकी 7 7 3 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 और 8 कितना होता है 26, 26 और 6 32 हो गया, 32 और 8 40 की जीरो हासिल लगा 4 हो गया। तो 19 4 23 हो गया, 23 और 12 35 हो गया, 35 और 10 45 हो गया, 45 और 12 57 हो गया, 57 और 5 कितना हो गया 57 और 5 62 हो गया, 62 और 11 62 और 9 होगा ना 71 हो गया। ठीक है, तो इतना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस करके फिर भाग करेंगे। ठीक है, 0 बचा और फिर यहाँ से 10 से 9 गया 1 बचा, यहाँ 10 बचा, 10 से 8 गया 2 बचा, बटे कर दो 6, तो 6 3 18, 6 पंजे 30, 35 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, एक बेहतरीन सवाल था ये, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बेस्ड पूछा गया था। इसमें 2 फार्मूले लगेंगे और वो भी मैं बता दूंगा वो फार्मूले आए कहाँ से हैं और याद करके कैसे क्या करना है। देखो यहाँ से सिंपल, देखो 2 फार्मूले कौन से लगेंगे, कॉस ए प्लस बी और प्लस का कॉस ए माइनस का बी बराबर हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। फिर देखो दूसरा फार्मूला लगेगा तुम्हारा कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए और कॉस बी। अब इनको ये भी बताएंगे कि इसका मतलब ऑरिजिन कैसे हुआ, ये प्लस का माइनस कैसे हो गया, सब कुछ। अब ये देखिए, ये फार्मूले हैं 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल भर भर के पूछे गए हैं। ठीक है, दोनों याद होने चाहिए, बिल्कुल एकदम रटे हुए। अब यहाँ से देखो ये इन दोनों को अगर हम जोड़ देते तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस का बी प्लस कॉस ए माइनस का बी बराबर, प्लस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, बराबर में क्या आ जाएगा 2 कॉस ए और कॉस बी आ गया। अब दूसरी कंडीशन में इन दोनों को घटा देते हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो देखो कॉस ए प्लस का बी माइनस का कॉस ए माइनस का बी बराबर हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए और साइन बी। ठीक है, ये 2 फार्मूले यहाँ से बन के वहां पर लगाए गए। अब देखो दूसरी कंडीशन में ये फार्मूले बहुत ज़्यादा, इस पर सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका देखो, यहाँ पर साइन दिया, साइन प्लस वाले में साइन आगे रहता है, माइनस वाले में कॉस आगे रहेगा, ये चीज़ याद रखना। कॉस वाले में कोई चेंजमेंट नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही एस्टेड लिखे रहते हैं। फिर माइनस वाले में क्या होता है, साइन आ जाता है, बस इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब यहाँ पर सी डी माइनस सी माइनस करके इतना मत करो, यहाँ पर सी माइनस डी रहने दो और ये ध्यान रखो ये माइनस में आएगा बस, इसके अलावा क्यों ज़्यादा याद रखना है। तो ये चीज़ें देखो, फार्मूले बार बार लिखो, उनको रट लो, बार बार लिखो, बार बार थॉट प्रोसेस करते रहो, तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा जब पेपर में बैठे होगे कि अरे हमने वहाँ पर ये वाला लिखा था, ये है। ठीक है, अब अपने सवाल के ऊपर आते हैं, चलो उसके ऊपर करते हैं। अब यहाँ से देखो, फार्मूला लगाने के लिए हमें दोनों को ऊपर नीचे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो फार्मूला लग पाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 से हमें कोई मतलब नहीं, वो तो कट ही जाना है। तो अब डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, ये वाला फार्मूला देखो ऊपर लगाते हैं, क्योंकि हमें 2 कॉस है, कॉस भी यहाँ से मिल जाएगा। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी करते हैं तो देखो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कॉस 5 थीटा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, कॉस 3 2 5 थीटा हो जाएगा, यानी 3 से गया 3 से 2 गया थीटा आ जाएगा। फिर माइनस का आ जाएगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस बना देगा, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। फिर यहाँ से देखो कॉस 9 थीटा माइनस का कॉस 7 से 2 गया 5 थीटा बच जाएगा। फिर प्लस के करेंगे कॉस 11 थीटा, फिर प्लस कितना आ जाएगा 10 से 1 गया 9 थीटा कॉस 9 थीटा। ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचे क्या, ये 2 बचे। अब हम नीचे वाले में लगाते, नीचे वाले में हमें क्या दिया गया था, साइन दिया गया था, साइन वाले के लिए ये फार्मूला लगेगा, यहाँ जो भी आएगा वो माइनस में होगा। ठीक है, माइनस को अंडरस्टूड रखो, अभी यहीं पर रहने दो माइनस को। यहाँ से करेंगे तो देखो कॉस ए प्लस बी करेंगे, 4 3 7 थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस के क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 थीटा बचेगा, बहुत बढ़िया बात। यहाँ से देखो 5 2 7 थीटा हो जाएगा, कॉस 7 थीटा। अब अंदर देखो यहाँ माइनस लिखा था, माइनस देखो यहाँ पर भी था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का करेंगे माइनस का हो जाएगा, 5 से 2 गया 3 थीटा हो गया। ठीक है, फिर देखो प्लस का 7 4 11, यानी कॉस का 11 थीटा, फिर क्या हो जाएगा 7 से 4 गया 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का
ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, 7 वाला 7 से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से क्या आया कॉस थीटा प्लस का कॉस 11 थीटा। ठीक है, ये माइनस में था तो माइनस का गुणा करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस के आने के यहाँ से क्या निकल के आ गया कॉस थीटा माइनस का कॉस 11 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ऊपर क्या बचा था, ऊपर बचा था हमारा कॉस थीटा माइनस का कॉस 11 थीटा, अपॉन में था कॉस थीटा माइनस का माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, यहाँ पर ऊपर प्लस कर लो भाई, प्लस का बचा नहीं तो कट ही नहीं जाएगा, आंसर बना जाएगा भाई, माइनस का कॉस 11 थीटा हो गया। अब फार्मूला याद करो, प्लस वाला कॉस में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा था, ध्यान है ना, बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल भूलने वाली बात ही नहीं है। तो 11 1 12 हो जाएगा, 12 का थीटा बटे 2 था, फिर क्या हो जाएगा कॉस 11 से 1 गया कितना बचेगा 10 थीटा बटे 2 हो जाएगा। फिर नीचे याद करो माइनस वाले में चेंजमेंट हुआ था, हाँ साइन में हुआ था, ध्यान करो साइन में हुआ था यानी कि दोनों पर साइन में थे, माइनस वाला साइन देता है, कॉस अगर दोनों लिखे हैं तो दोनों साइन आएंगे, वो भी माइनस में, ध्यान रखना भाई। फिर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा यानी कि साइन 12 थीटा अपॉन 2, यहाँ पर भी साइन रहेगा और 10 थीटा बटे, लेकिन याद करो मैंने क्या कहा था माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखना माइनस वाले में माइनस का साइन कॉस दोनों सेम है, तो ध्यान रखना क्या फार्मूला होता है, ध्यान रखना ये चीज़ हम बताए दे रहे हैं अभी से। ये देखो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कटने का है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सभी लोगों को पता है, अगर नहीं पता होगा तो फिर याद क्यों नहीं कर रहे भाई। 6 थीटा हो गया, यहाँ पर भी 6 थीटा, यानी कि यहाँ से बन जाएगा क्या कॉट 6 थीटा, कॉट 6 थीटा, यहाँ से बन जाएगा क्या कॉट 5 थीटा, कॉट 5 थीटा, वो भी काहे का माइनस का साइन था माइनस का। ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है मैंने लेंदी कर दिया हो, लेकिन आप लोगों को पेपर में क्या करना, जैसे मैं ये कॉस पूरा पूरा लिख रहा हूँ ना, केवल ऐसे लिखना C5 थीटा C थीटा ऐसे करके, तो आप बहुत जल्दी करके ले जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ कर नहीं पाएंगे। और इस पे फार्मूले देखो, ये जो फार्मूले आप नोट कर लेना, इस पे भर भर के तुमसे पूछे गए हैं, इतना हो ही नहीं सकता कि इस पे ना पूछा जाए भाई, ये बहुत 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 बार पूछे गए हैं इस पर। ठीक है, और पूछे जाएंगे, सीजीएल में किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएंगे, और सीएचएसएल में तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे लेवल की आती है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट प्रदान करता है, पहले 100 ग्राहकों के लिए कम की गई कीमत पर 10% की एक और छूट प्रदान करता है, 100 के अंदर आने वाले ग्राहकों को 1000 की वस्तु पर कितना भुगतान करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सवाल है भाई, 60% कर दो तो 10% की छूट और हो गई, यानी कि 90% कर दो, 9 छक्का 54, आंसर आ गया 540। अगला सवाल, एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः 15 25 और 75 है, तीसरा पद क्या होगा। ठीक है, पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः ये दिया गया था, पहला दूसरा और चौथा, हमें कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो यहाँ से सिंपल सा नहीं कर पाओगे, 15/25 x/75 नहीं कर पाओगे, इसमें भी शर्म आती है, तो 15×3=45 आंसर हो गया। अगला सवाल, 3 कमीजों और 2 पतलूनों की कीमत इतनी है, जबकि 2 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत इतनी है, 4 पतलूनों और 5 कमीजों की कीमत कितनी होगी। सिंपल सी बात है, प्लस का 2 पतलून बराबर 950 हो गया, 2 कमीज प्लस 3 पतलून बराबर कितना हो गया 1050 हो गया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 कमीज प्लस का 5 पतलून हो गया, तो 0 0 0 2 हो गया, यानी कमीज प्लस पतलून कितना हो गया 400 रुपया हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, आनी भी चाहिए। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या एक एक की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से पूछा गया 4 पतलून और 5 कमीज, तो इसमें देखो इसमें 2 का गुणा है, हम इसमें सब में पूरे में 2 का गुणा कर देते हैं, 2 कमीज हो गए 2 पतलून हो गए 800 रुपया, दोनों को घटा दें, यानी कि ये तो कमीज वाले तो चले गए, 3 से 2 गया, एक पतलून की कीमत कितनी आ जाएगी 0 5 10 से 8 गया तो 250 रुपया आ गई। एक पतलून की कीमत जब यहाँ से देखेंगे 250 रुपये है, तो यहाँ से देखो बचा कितना 150 रुपया बचा, किसकी हो गई, किसकी हो गई कमीज की, यानी कि एक कमीज की कीमत है 150 रुपया और 250 रुपया है किसकी पतलून की कीमत, तो यहाँ से 1000 रुपया मिल गया, और यहाँ से 15×5 750 टोटल आ गया निकल के। अगला सवाल करते हैं, एक डिजिटल नोट पैड 25,000 नगद पर या 2500 डाउन पेमेंट के बाद 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है, यदि प्रभारित ब्याज दर 24% वार्षिक साधारण ब्याज है तो मासिक किस्त कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, जैसे 25,000 की चीज थी कोई, 25 से तो पहले दे दी उसको कि तुम भैया लो ये पकड़ो, इस पर हमें ब्याज नहीं देना, तो बचा कितना 50 से 25 जाएगा 25 यानी 225000,
अब क्या हुआ, जो ये राशि थी हम इस पर ये देखते टोटल ब्याज कितना बनता जाके। अगर देखो 12 महीने की रेट हमको 24% दी है, 2 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, ये क्या गुना हो रहा था 2 गुना, इसका भी 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 4% हो जाएगी। हमें निकालनी थी 4 महीने की, 4 महीने की निकालेंगे तो उसका भी 2 गुना 8% हो जाएगी। अब यहाँ से टोटल हमें जो ब्याज चाहिए था 225 का 108% हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से टोटल अमाउंट हमारा बनेगा। बात समझ गए ना। तो यहाँ से देखो ये 2 जीरो चले गए, यहाँ से 225 और डबल जीरो प्लस का कर देंगे, 8 पंजे 40 हो गया, और 22 अट्ठे 176, 176 और 4 180 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे डबल जीरो हो जाएगा, 8 5 13 3 हासिल लगा 1 हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 24300। ये कैसे किया हमने, 100 + 8 लिख लिया इसको बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया। अब आते हैं कि हम रेट कैसे बनाते हैं या फिर इनका अमाउंट हम कैसे बनाते हैं। देखो देखो सिंपल सी बात है कि रेट थी 24% थी, अगर हम महीने की निकालते डिवाइड 12 से करना पड़ता, परसेंटेज हटाते 100 से डिवाइड करते, 12 दूनी 24 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि जब 50 है तो पहली साल तो 50 ही देना पड़ेगा, दूसरी साल 50 का 51 जाता है, तीसरी साल 50 से 52 जाता है, फिर चौथी साल में 53 जाता है, यानी कि एक एक बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ से देखो टोटल कितना बन गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 206। इसे डिवाइड करेंगे हम 206 से, हम गुणा करना पड़ेगा किससे, 50, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी मासिक किस्त, तो 50 का गुणा कर देंगे। समझ में आ गई बात। यहाँ से काटना हो काट लो, क्योंकि ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। यहाँ से क्या करें, निकटतम दाही पूर्णांक तक, तो डायरेक्ट उसका गुणा करके, क्योंकि बाद में भी गुणा करना है तो भाग करने पे एक्स्ट्रा टाइम क्यों दे। तो 1 2 3 जीरो आ गया, 5 3 15 हो गया, और 24 पंजे 120 और 121 हो जाएगा। ऑप्शन का सहारा लो तुरंत, 5 5 5 5 है तो 5 बार जाना चाहिए भाई, 5 छक्के 30 हो गया, 5 दूनी 10, 5 बचा, 11 से 3 गया 8 बचा, और यहाँ 1। फिर देखो 8 है 7 है 8 है 9 है, अगर 9 बार करेंगे 9 छक्का 54 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, बिल्कुल जाना चाहिए, थोड़ा सा कम आ रहा है, यानी कि 8 ही बार जाएगा। तो 8 बार करेंगे, अब इधर लिख लेना है, थोड़ी जगह कम है वहाँ पर। 206 से हमें 1850 में भाग करना है, और 2 जीरो अभी बाकी हैं। ठीक है, ध्यान रखना 2 जीरो बाकी हैं। तो 8 बार कर रहे थे, 8 छंग 48 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यानी 10 से 8 गया 2 बचा, 4 से 4 गया 0 बचा, और यहाँ बचा कितना है भाई, 8 से 6 गया 2 बचा। फिर देखो फिर उतारा लेंगे जीरो का। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार लगभग करके देखते हैं। 9 बार करेंगे, 9 छक्का 54 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, बिल्कुल 9 बार चला गया, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 589। तो देखो यहाँ से पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर देखो ये भी हो सकता था, वैसे अगर करते तो यहीं पर ख़त्म करके ये आंसर लगा के बढ़ना था, लेकिन उसने ये दिया, ये पता नहीं क्यों दिया आंसर, मुझे यही नहीं समझ में आता। अब देखो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 5898.05, ये आता है हमारा। ठीक है, तो कुल मिला के जो कुछ भी होगा पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा ये 98 से तो कम कर नहीं दोगे, तो उसे बढ़ाना ही पड़ेगा, तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, इसमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ऐसे सवालों को छोड़ दिया करो भाई, अच्छा है। हाँ, इस टाइप का अगर इजी आ जाए तो आगे भी शिफ्ट में काफ़ी पूछे गए तो वहाँ एकदम क्लियरिटी करके बता देंगे। यहाँ तो थोड़ा डाउट था भाई, ऑप्शन इस तरीके से दे दिया, हम यहाँ से 3 सोल्यूशन निकालिए, फिर एक और करते, फिर 0.05 आ रहा है, क्या मतलब है फिर इतना निकालना, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन था सवाल में, बस पूरा ही करके करना पड़ता है। अगला सवाल करते हैं। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है, 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, टाइम में रेशियो 5 और 2.5 है, तो स्पीड में रेशियो क्या हो जाएगा, 2.5 और 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी गई थी 40। ठीक है, 16 गुना कर दें, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 60 40, इसका भी 16 गुना कर दो, 16 पंजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना है और ऊंचाई इतनी। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, आधार का क्षेत्रफल ही तो लिखा है ये, तो 40 गुणे 9 कर देंगे, 9 चौक 36, 360 आंसर। अगला सवाल, 5 के पहले धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा। सिंपल है, पहला तो 5 होगा, पहले 5 पूछा यानी 25 होगा लास्ट का, इन दोनों को जोड़ देंगे, 30/2 कर देंगे, 15 आंसर। ये पिछली भी शिफ्ट में आया था, बता दिया था। अगला सवाल, यदि त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर में ए बी इतना है, बी सी इतना है, ए सी इतना है, पी क्यू बराबर इतना है, क्यू आर बराबर इतना, पी आर बराबर इतना है, तो कौन सा विकल्प सही होगा। यानी कि सर्वांग सम की प्रॉपर्टी हमसे पूछी गई।
सर्वांग से मतलब हुबहू होता है, बिल्कुल सेम मिलता हुआ है। यहाँ देखो ए भी 8 है, यहाँ पर क्या दिया 8, यानी कि नीचे दिए गए जितने भी हैं ऑप्शन, जहां पर ए बी लिखा होगा वहीं पर पी क्यू लिखा होगा। देखो ए बी जहां लिखा वहीं पी क्यू लिखा, बिल्कुल ए बी जहां लिखा वहां पी क्यू लिखा, नहीं लिखा हटा दो। यहाँ ए बी लिखा यहाँ पी क्यू लिखा, नहीं लिखा हटा दो। यहाँ ए बी जहां लिखा पी क्यू लिखा, उल्टा लिखा है, हो सकता है आंसर हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये दो ऑप्शन मिले। फिर देखो अगली कंडीशन बी सी, बी सी यहाँ पर 10 है, इसमें क्यू आर 10 है, यानी कि बी सी जहाँ लिखा होगा वहीं क्यू आर लिखा होगा। बी सी जहाँ लिखा है वहीं क्यू आर लिखा है, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल यहाँ पर मिल सकता है। बी सी जहाँ लिखा वहीं क्यू आर लिखा, नहीं लिखा हटा दो। तो समझ गए ना, इस तरीके से किया करो। अगला भी मिला लो, ए सी 12 है, इसमें पी आर 12 है, यानी कि जहाँ ए सी होगा वहीं पी आर होगा, ए सी और पी आर। देखो बिल्कुल सेम कंडीशन में, आंसर लगाओ आगे बढ़ो। अगला सवाल, फलों की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च समान हो जाए 20%। याद कर लो, हमने ये चीज़ें बताई हुई हैं जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे पिनेकल वाली बुक से, ठीक है, बहुत बताया ये। तो 25%, ये याद कर लो, ये बहुत बहुत आता है। अब ये तो हमने बनाया नहीं, ये लेटेस्ट पेपर है ना भाई, तो इसमें देखो ये काम में आ रहा है। 25% की वृद्धि, आगे कह रहा है कमी, तो 25 था, कमी करेंगे तो 20 आ जाता। अगर वो कहता है कि 20 की वृद्धि कितनी कमी की जाए तो आंसर ये। अगर वो कहता है 20 की वृद्धि कितनी कमी की जाए तो आंसर ये। अगर वो कह दे कि 25 की वृद्धि तो कमी कितनी की जाए 20, ठीक है। बाकी अगर देखना चाहते हो तो देखो क्या हुआ, 125 हो गया। फिर कह रहा है खपत, खपत अगर पहले 125 कर देते हैं बाद में 100 कर देते हैं तो देखो समान हो गया। कितनी कमी करनी पड़ी, 25 किससे, 125 से गुणा कर देंगे 100 हो गया। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी 20% आंसर। अगला सवाल, देखो इसका एचसीएफ बताना, तो सिंपल सी बात है, 2 होगा क्योंकि 11 के में नहीं आता, हटा दो। 8 से 11 कटेगा नहीं, 22 से नहीं, 11 आंसर हो गया। कॉमन होना चाहिए बस। अगला सवाल, निकिता को एक टेबल फैन 840 में बेचने पर 20% का लाभ होगा, एक दीवार घड़ी को इतने में बेचने पर 12% का लाभ होगा, वह टेबल फैन को 980 में बेचती है, उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचना होगा ताकि दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो। देखो सिंपल सवाल है, पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 120 बराबर 840 दिया था, ठीक है। हम यहाँ से 100 की वैल्यू निकालते तो 700 रुपये आ जाएगा। तो देखो 980 में ये बेचा गया, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट लिया गया है, 280 का, यानी कि दूसरी वस्तु को इतने ही कम में बेचना पड़ेगा। चलो फिर दूसरे वाला का भी निकाल लेते भाई। 112 का लाभ ले रहा था, कितने में बेच के, 1008 में। हमें निकालना पड़ेगा 100 की वैल्यू, तभी तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा। फिर उसमें देख लेंगे कितना कम करना पड़ेगा। यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 चौक 28 हो गया, यहाँ से करेंगे 7 तियाँ 21, 7 छक्का 42, यहाँ से करेंगे 25 हो गया। फिर 25 छक्का 150 हासिल लगा 15, 25 तियाँ 75 और 15 90 हो गया। फिर देखो इतना कम कर देते हैं, 280 कम कर देते हैं, 0 10 से 8 गया 2 हो गया, और 7 से 2 गया, सॉरी 8 से 2 गया 6, 620 आंसर। अगला सवाल, देखो x बराबर इतना, y बराबर इतना, इतना बताना है। बहुत सिंपल सवाल होते हैं ये, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो बहुत समस्या वाली बात है। 1234 माइनस का 1, वार कितने के ऊपर लगा, 3 के ऊपर, तो वही लिख देते हैं। फिर प्लस करना था, प्लस 4 3 2 1, माइनस का 4, माइनस का इसलिए ये कर रहे हैं, इनके ऊपर जिसके ऊपर भी वार नहीं होगा उसको माइनस कर देते हैं उससे, बस सिंपल सी बात। ये देख लो, ये 999 हो गया। यहाँ से ये तो क्या करना, कॉमन हो जाएगा, यानी कि 999 लिख लो नीचे यहाँ पर। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 से गया 3 बचा, 3 बचा, 12 बचा, प्लस करना पड़े, 11 से 4 गया 7 बचा, 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, जोड़ देते 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 1 हो गया, 4 1 5 हो गया। फिर हो जाएगा 3 2 5, 4 1 5 बटे 999। अगला सवाल करते हैं, सरल सवाल होते हैं ये, तो फ्री के नंबर ले रहे हो भाई। देखो ये भी बहुत सरल सवाल, इसका फार्मूला पता है ना, एक्स प्लस का वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। और नीचे क्या लिखा था, बिल्कुल सेम लिखा था, माइनस का एक्स वाई बराबर लिखा था 3। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको पकड़ लो, इसको ऊपर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। नीचे क्या था, एक्स प्लस वाई था, बराबर क्या दिया था, 5/6 दिया था। अब कटना है कुछ, बिल्कुल कटना है, ये कट गया, यानी कि एक्स माइनस वाई कितना आ गया, 5/6 आ गया। कोई समस्या, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस का वाई, और फिर 3/5 यानी कि 18/5 हो जाएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो डायरेक्ट निकाल लो, 18 से 5, 18 5 23, 18 से 5 गया 13 बचेगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 23 दूनी 46 हो गया, और 13 तियाँ 39 हो गया, 46 अनुपात 39 आ रहा।
कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो पता है ना, अगर ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी दिया हो तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, अपॉन में करके एक बार जोड़ देते हैं, एक बार हटा देते हैं, यहाँ से ये भी पहुंच जाते हैं, यहाँ से ये भी पहुंच जाते हैं। जब क्या होता है देखो सेम नंबर हो गए यहाँ पर नीचे ऊपर, तो डायरेक्ट ये लिखो ये लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, इन दोनों को घटा के। ठीक है, सरल सवाल है। अगला सवाल करते, थोड़ा स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा। 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 90 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाई जानी है, यह देखते हुए कि एक पैक में 450 ईंटें हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक ईंट की बीमा इतनी 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 है तो, और सीमेंट और रेत का मिश्रण दीवार के 1/18वें आयतन को घेरता है, यानी कि दीवार का आयतन अगर पूरा 18 है तो एक तो उसने घेर लिया है, यानी कि 17 में ईंटें लगी हैं। समझ गए, 17/18 भाग में ईंटें लगी हैं पूरे आयतन में। ठीक है, ईंटों का कितने पैक की आवश्यकता होगी? सबसे पहले बात हमारे फोकस किस पे होगा कि ईंटें कितने लगेंगे। तो देखो 12 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर में बनाना चाहो मीटर में बना लो, सेंटीमीटर में बनाना चाहो सेंटीमीटर में बना लो, जिसमें तुम्हें सुविधा लगे वो कर लो। तो यहाँ से देखो ये इसके दीवार के 17/18 भाग में ईंटें लगी, पहली बात तो ये यहाँ से हमने समझा दी है ये चीज़। अब ईंटों की गुणा करते हैं, ईंटों का वॉल्यूम देखते हैं कितना आता है। 10 × 7.5 × 7, ये इतनी एन ईंटें लगेंगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, यहाँ सब सेंटीमीटर में है, तो तुम सेंटीमीटर में बना लो, इसमें 00 रख दो, इसमें भी 00 रख दो, बात खत्म हो गई। 18 पंजे 90 हो गया। फिर देखो जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, यहाँ से हटाएंगे, ये चला गया, 25 × 75 हो गया, यहाँ से करेंगे 25 चौको 100 यानी 12 चौक 48 आ गया, गुणे 900 गुणे 5 गुणे 17। अब कटना तो है नहीं, ये तो तुम लोगों को भी दिख गया होगा, कट जाता फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, पता नहीं ऐसे क्यों सवाल दे देते हैं, मज़ा आता है क्या। यहाँ से कर दो, 5 × 15 हो गया, यानी कि 00 15 15 8 120 हो गया, वहाँ से लगा 12 15 चौको 60 और 12 72 हो गया, और फिर गुणा करना पड़ेगा 17 से, बटे करना पड़ेगा 7, तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पैक। ठीक है, अब इसे काटो पीटो मत, इतनी ईंटें आगे निकल के। अब 450 एक में लग रहा ना, एक में कितना लग रहा है 450, हम उसका भाग कर देते, हमारा आंसर बिल्कुल हमारे हाथों में होगा। यहाँ से कर देते क्या, इसमें भी 450 का कर दो, यहाँ से भी 450 का कर दो, तो 0 से 0 चला गया। यहाँ से करेंगे 9 × 8 72 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, यहाँ से करेंगे 16 पंजे 80 होता है, 160 हो गया, 16 और 17 17 छक्का 102 हो गया, यहाँ से लगा 10, 17 एकम 17 और 10 27 हो गया, बटे कर देंगे क्या 7, यहाँ से करेंगे 7 × 21 हो जाएगा, और 6 बच गया, 7 × 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 × 8 56, फिर 6 बच गया, फिर 7 × 8 56 करेंगे, फिर बच गया कितना 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 करेंगे, राउंड ऑफ करके 389 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, आनी भी चाहिए। यहाँ से देखो हमने टोटल क्या किया, ईंटें निकालनी, ईंटों की संख्या जब निकाल ली तो हमने पैक से डिवाइड कर लिया, यहाँ से हमारा यही काम था, केवल ईंटें निकालना बस। n बराबर ईंटें आ गई थी, एक पैक में 450 ये बोल रहे थे, यहाँ पर 450 हमने दोनों तरफ से भाग कर दिया, दोनों तरफ हमने भाग कर दिया, तो हमारा आंसर अपने आप निकल आया कि टोटल पैक कितने चाहिए 389। अगला सवाल, चलिए फिर 10 अक्टूबर की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है, और बहुत अच्छे सवाल थे। जो भी सवाल में डाउट हुआ हो स्क्रीनशॉट लेकर लेना, तुरंत भेज देना, नहीं तो क्या बार बार प्रैक्टिस करना, वीडियो बार बार देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या कमी थी क्या नहीं, और जो भी ना आया होगा तुरंत उसको कॉपी पेन लेके नोट जरूर करना, नोट डाउन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ये चीज़ ध्यान कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।